मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विज्ञान के टॉपिक में जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम जीवन की प्रक्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और प्रोसेस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी जीवधारी हैं उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, सदैव चलती रहती हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन का यापन करते रहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, उत्तेजनशीलता। यह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जो जीवों में क्रमशः चलती रहती हैं। निम्न श्रेणी के जीवधारी में जैविक क्रियाओं का संचालन सरल और उच्च श्रेणी के जीवधारियों में जैविक क्रियाओं का संचालन जटिल होता है। जीवों में होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है अपचयी क्रियाएं, कैटाबोलिज्म रिएक्शन। इन जैव क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन और श्वसन। उपचयी क्रियाएं, इसे एनाबोलिज्म कहते हैं। इस जैव प्रक्रिया में सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जंतुओं में प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि का संश्लेषण होता है। पोषण की आवश्यकता या भोजन की उपयोगिता। भोजन जीवधारियों के लिए आवश्यक है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे ऊर्जा की आपूर्ति। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, अतः भोजन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से मुक्त रासायनिक ऊर्जा एटीपी में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित की जाती है। जैविक कार्यों को करने हेतु यही ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। इसी कारण एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा, लगभग 2.5 गुना अधिक होती है। दूसरा, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। जब हमारे शरीर में चोट लगती है या हमें जो घाव लगता है, तो इस घावों को शरीर में प्रतिदिन होने वाले टूट फूट की मरम्मत होती है। विटामिन तथा खनिज, लवण आदि पदार्थ इन मरम्मत की क्रियाओं में समन्वित और प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि। बचे हुए भोज्य पदार्थों को जीव द्रव्य आत्मसात कर लेने को स्वांगीकरण कहते हैं। इसके फलस्वरूप जीव द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है तथा जीवधारियों में भी वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि में प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है रोगों से रक्षा। यदि हम संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति बढ़ती है, जिससे कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ता रहता है और मजबूती प्रदान करती है। भोजन एवं भोजन के पोषक तत्व। विभिन्न पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो पाचन क्रिया के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि, ऊतकों तथा कोशिकाओं की मरम्मत,
जनन, विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवों में से शरीर की रक्षा इत्यादि करता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं भोजन के पोषक तत्वों के आधार पर इसे विभिन्न समूहों में बांटा गया है। जैसे पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट, वसा ग्रहण करेंगे तो हमको ऊर्जा मिलती है और यह मुख्य रूप से अनाज, घी, तेल, शक्कर आदि में पाया जाता है। दूसरा है निर्माणकारी तत्व। कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत तथा जीव द्रव्य निर्माण करने वाले तत्व। इनमें प्रोटीन, वसा तथा जल प्रमुख है और यह मुख्य रूप से में मांस, मछली, अंडा, दाल, तिलहन आदि में मिलता है। थर्ड है उपापचयी नियंत्रक एवं प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। ये शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसके अंतर्गत विटामिन, खनिज लवण तथा जल आते हैं। चौथा है आनुवंशिक पदार्थ। ये आनुवंशिक लक्षणों को वंशागत के काम आते हैं। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसके बाद हम भोजन के अवयव या रासायनिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। भोजन को रासायनिक आधार पर निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे इसमें है पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लवण, जल इत्यादि। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट यह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड व कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक संबंधित दो संबंधित एक के अनुपात में पाए जाते हैं। इसमें जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, यह गन्ना, चुकंदर, खजूर, अंगूर आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और जब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये सभी सरल कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं शर्करा आपस में जुड़ते हैं तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और यह ग्लूकोज जो है मोनोसैक्राइड होते हैं। जब दो या दो से अधिक ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड का निर्माण होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता कि कार्बोहाइड्रेट की क्या उपयोगिता है। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा को हम विभिन्न तरह के कार्यों में यूज करते हैं जैसे उठने, बैठने, सोने, जागने, सोचने, यह सब ऊर्जा का उपयोग होता है। और इसमें जो ग्लूकोज होता है उसे हम कोशिकीय ईंधन या सेलुलर ईंधन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है वसा, फैट्स इसको कहते हैं, लिपिड भी कह सकते हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक वसा या लिपिड कहलाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। वसा मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त होती है। पशुओं से यह मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में, जबकि वानस्पतिक अर्थात पौधों से यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों आदि तिलहन के रूप में प्राप्त की जा सकती है। वसा की क्या उपयोगिता है? वसा हमारे शरीर में स्टोर होकर, संग्रहित होकर जो है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताप का नियमन करते हैं, शरीर को सुडौल बनाते हैं तथा कोशिका कला के निर्माण में भी सहायता करते हैं और बाहरी आघातों से भी शरीर की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन अनेक प्रकार के होते हैं तथा भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे जंतु प्रोटीन में मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आता है, और जबकि वनस्पति प्रोटीन में दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम और अन्य सूखे मेवे भी आते हैं। प्रोटीन का क्या महत्व है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती है, इसलिए प्रोटीन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाकर शरीर की सुरक्षा करते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए, आरएनए के निर्माण में भी सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो भोजन में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचय मतलब अपचय और उपचय, मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। इन्हें वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। इनकी कमी से शरीर में अपूर्णता का रोग हो जाता है, और ये अपूर्णता का रोग ऐसा रोग होता है जो विटामिन की कमी से होता है। लेकिन अगर हम विटामिन ग्रहण करेंगे तो यह रोग धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो यह घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, और इसमें विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा विटामिन ए, डी, ई, के, यह 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।